हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की फुल लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स की तरह इसमें भी हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन ही देखेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के आगे के जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होंगे और थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो और उस लेवल पर जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी करेंगे जो ऑलरेडी जेई एडवांस में आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। Let a fair coin is tossed 4 times. Find the probability that all outcomes are identical. ठीक है, तो एक फेयर कॉइन को 4 बार टॉस किया गया और चाहते हैं कि ऑल आउटकम्स आइडेंटिकल हों। तो यानी कि क्या हो कि चारों के चारों हेड आ जाए या फिर चारों के चारों टेल आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी है चारों अगर आउटकम होना है। तो 4 बार टॉस किया गया तो 2 की पावर 4 तो टोटल आउटकम्स और फेवरेबल कितने हैं 2/60 यानी कि 1/8 आंसर हो गया। दूसरा वाला भी जल्दी से कर सकते हैं। हेड एंड टेल अकर अल्टरनेटिवली, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हेड टेल अल्टरनेटिवली है। तो हेड टेल आ सकता है या फिर क्या हो सकता है टेल हेड। तो अगेन फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं सैम्पल स्पेस में 2 की पावर 4, क्योंकि एक पॉइंट को 4 बार टॉस किया गया। तो अगेन आंसर कितना आ गया 1/8। अब अगला है इक्वल नंबर ऑफ हेड एंड टेल आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब कि 4 बार टॉस किया है तो यानी हम क्या चाहते हैं कि 2 हेड आए और 2 टेल आए। अब ये किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। तो पहली बात तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 की पावर 4। ठीक, फेवरेबल कैसे निकालें। अब ये हेड टेल किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है कि टेल हेड टेल। तो अब ये पता कर लें कि ये चीज़ कितने तरीके से अरेंज हो सकती है। तो इन 4 चीज़ों के अरेंजमेंट कितने होंगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 2 लोग एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और 2 लोग और एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड होगा। तो ये कितना आ जाएगा 24/4 6/16 यानी कि 3/8। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नेचुरल नंबर्स x एंड y आर सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x² माइनस y² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो अब 2 नेचुरल नंबर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं विद रिप्लेसमेंट। मतलब जैसे विद रिप्लेसमेंट मतलब कि मान लो हम लोग ने पहला नंबर 7 सेलेक्ट किया, तो हम लोग ने देखा अच्छा पहला नंबर 7 आया, उसको वापस फिर से रख दिया। तो अब दूसरी बार जब हम नंबर सेलेक्ट करें तो फिर से 7 आ सकता है। विद रिप्लेसमेंट का ये मतलब हुआ। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट किया गया तो टोटल एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कैसे लिखा जाए। अब नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि कुछ NC2 या इस टाइप की चीज़ कर दे। तो फिर किया क्या जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या सोचते हैं कि कैसे सैम्पल स्पेस को फाइनाइट बनाया जाए। क्वेश्चन में कैसे हम ऐसा कुछ ऑपरेशन करें या इस तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन करें कि जो सैम्पल स्पेस है पहले वो फाइनाइट हो। तो याद हो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था कि 1 to 99 तक एलिमेंट्स हैं और 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन नंबर्स का सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। और फिर वहाँ पर मैंने बोला था कि 3 के रेफरेंस में दुनिया में 3 तरीके के नंबर होते हैं। तो वैसे ही 5 के रेफरेंस में दुनिया में 5 तरह के नंबर होंगे। 5t1 + 1 5t1 + 2 5t1 + 3 और 5t1 + 4। मतलब ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 या 2 या 3 या 4 देंगे। तो x और y भी उस टाइप के होंगे। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी कुछ 5t1 + r1 सही, और y की वैल्यू भी क्या होगी कुछ 5t2 + r2 होगी। और अब आप तुरंत अपने दिमाग में सोचो कि r1 r2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो r1 r2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 4। ठीक, मतलब कि 5t1 + 0 यानी कि 5t1 5t1 + 1 5t1 + 2 5t1 + 3 5t1 + 4 है ना। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि x² माइनस y² डिविजिबल बाई 5 हो। तो अब क्या आ जाएगा ये 5t1 + r1 का होल स्क्वायर
माइनस 5t2 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करो, जो कॉमन बना रहे हो टर्म्स बोलो, तो 25t1 स्क्वायर आएगा और यहाँ से 25t2 स्क्वायर आएगा माइनस में, तो 25t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर प्लस 10 जो 2ab वाला टर्म है, t1r1 माइनस t2r2 और लास्ट में आएगा r1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और ये पूरा नंबर हम क्या चाहते हैं कि 5 से डिविजिबल हो। तो क्या किया जाए? तो अगर तुम गौर करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है अपने पास, वो क्या 5 से डिविजिबल है? क्योंकि देखो ये 25 है और ये 10 है, तो 5 तो कॉमन निकल आएगा ना, तो ये तो डिविजिबल बाई 5 ऑलरेडी है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिविजिबल बाई 5 होना है और ये दो पार्ट में स्प्लिट किया, तो ये पार्ट डिविजिबल बाई 5 है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को भी डिविजिबल बाई 5 होना पड़ेगा, तभी पूरा सम जो होगा वो क्या होगा? डिविजिबल बाई 5। तो अब हम लोग ने किया क्या है? देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमने पूरा क्वेश्चन R1 और R2 पे डिपेंडेंट बना दिया, ना कि दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स पर। सही है कि नहीं? तो पहली बात तो हम लोग ने आधा काम तो कर लिया कि हम लोग ने सैम्पल स्पेस को एक फाइनाइट नंबर्स के थ्रू डील करवाने की जो हम लोग की कोशिश थी, उसमें हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल दिख रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, इसके कितने तरीके हैं? तो ये मैंने एक चीज़ बना ली है कि R1 0 1 2 3 4 है और R1 स्क्वायर 0 1 4 9 16 होगा, ऐसे R2 0 1 2 3 4 है, तो R2 स्क्वायर ये होगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि R1 R2 के टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढना कि जिसमें R1 R2 के ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढना जिसमें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर R1 0 हुआ तो R2 क्या हो जाए कि R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 हो। तो अगर R1 0 है तो R1 स्क्वायर भी 0 होगा, तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। और वो 5 का मल्टीपल है। 0 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, 5 का मल्टीपल नहीं है। -4 -9 और -16, इन 0 में अब कोई भी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मल्टीपल नहीं आएगा। तो यानी कि R1 0 है तो R2 भी अगर 0 हो जाए तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम जल्दी से पॉज करके खुद से सोचना स्टार्ट करो कि R1 अगर 1 ले रहे हैं तो R1 का स्क्वायर भी 1 है, तो 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीपल नहीं आएगा। 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो यानी कि R1 1 हो और R2 भी 1 हो तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 5 का मल्टीपल होगा। अब 1 - 4 3 -3 नहीं है, 1 - 9 -8 नहीं है, 1 - 16 -15 5 का मल्टीपल है। तो यानी R2 की एक और वैल्यू क्या मिल गई? 4। तो यानी कि जब R1 1 है तो R2 1 और 4 में से कुछ हो सकता है। ऐसे ही देखो जब R1 2 है तो R2 क्या क्या आ रहा होगा? तो अगर तुम देखोगे तो R2 2 और 3 आ रहा होगा। R1 अगर 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 - 0 नहीं है, 5 का मल्टीपल। 4 - 1 3 नहीं है, 4 - 4 0 है। तो 4 कब आया है? जब R2 2 है। फिर 4 - 9 पे भी देखो आ जाएगा, है ना, तो R2 3 हो जाए। ऐसे ही जब R1 अपना 3 है तो R2 कितना हो जाए? अगेन देखो 2 3 ही आ रहा होगा, देख लो। 3 है तो 9, तो 9 - 4 5 और 9 - 9 0। और ऐसे ही जब R1 4 है तुम्हारा तो R2 कितना हो सकता है? तो R2 हो सकता है 1 और 4। अब ये चेक कर लो, आपको काफ़ी लॉजिक लग गया होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, यानी कि अपना आंसर लिखते हैं। तो पूरा आंसर हम लोग का R1 R2 पे डिपेंडेंट था। तो R1 R2 को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं? R1 के लिए भी 5 ऑप्शन है, R2 के लिए भी 5 ऑप्शन है। टोटल R1 R2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 25। उस पर फेवरेबल कितने होंगे? कैसे, इतने कितने ऐसे केसेस जिसमें R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 आएगा? तो एक केस ये हो गया, फिर 2 केस यहाँ से मिले, 1,1 1,4, तो 3 केस, फिर 5 केस, फिर 7 केस और फिर 9 केस। मतलब कि 0,0 पहला, 1,1 दूसरा, 1,4 तीसरा, 2,2 चौथा, 2,3 पाँचवा, 3,2 छठा, 3,3 सातवां, 4,1 आठवां और 4,4
9, तो 9/25 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि अगर आपने दो नेचुरल नंबर x एंड y सेलेक्ट किए हैं तो x² - y² जो है वो डिविजिबल बाई 5 आएगा। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 होल नंबर्स इज 1, 3, 7, 9। मतलब कि 3 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया इन्होंने, तो चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी की यूनिट डिजिट 1 और 3 और 7 और 9 में से कुछ होगी। ठीक है, तो अगेन 3 होल नंबर सेलेक्ट करने, लेकिन होल नंबर से इनफाइनाइट होते हैं, जाहिर सी बात है ये तो करेंगे नहीं। क्वेश्चन को कंसर्न किससे? 3 होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की यूनिट डिजिट से, और किसी भी मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट को डिसाइड करने वाली यूनिट डिजिट ही होती है। कि जैसे मान लो कि कोई पूछे कि 21 इंटू 47 कर रहे हो, कहीं पे 21 इंटू 47 कर रहे हो, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? तो इसकी यूनिट डिजिट वही आएगी जो इन नंबर्स की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो इन यूनिट डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 7, और उसकी यूनिट डिजिट खुद कितनी है? 7। वैसे मान लो कि 22 इंटू 86 करो, तो इनकी यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6 2 12, और उसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 2। तो इनके प्रोडक्ट की भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 2। तो अब यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? यूनिट डिजिट के लिए ऑप्शन कितने हैं? 10 ऑप्शन है। 0 1 2 3 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है यूनिट डिजिट। तो पहले नंबर की यूनिट डिजिट के लिए अपने पास 10 ऑप्शन है, दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट के लिए भी अपने पास 10 ऑप्शन है, और तीसरे नंबर की भी यूनिट डिजिट के लिए अपने पास 10 ऑप्शन है। तो नीचे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3। अब हमें ध्यान के रखना है कि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 1 3 7 या 9 में से आनी चाहिए। तो देखो क्या होगा कि जैसे मान लो कि तुमने मल्टीप्लाई किया, सपोज कर लो 3 नंबर से ना, तो 57 इंटू 23 इंटू से 41, और मैं तुमसे पूछूं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 इंटू 3 3 7 21, और 21 में क्या आ गया? 1। तो ये कुछ काम की चीज़ लग रही है कि यूनिट डिजिट 1 मिल गई। मान लो तुमने किया 65 इंटू 27 इंटू 82, तो क्या ये देखो 2 7 14, 14 5 70, 0 आ गया, काम नहीं हुआ। अच्छा, तो कुछ और लेते हैं, चलो 35 इंटू 81 इंटू 97। ठीक है, तो 7 1 7, 7 5 35, तो कितनी आ गई यूनिट डिजिट? 5 आ गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? 1 3 7 या 9 चाहिए। चलो 99 इंटू से 87 इंटू से 33, देखो कितनी आई? 3 7 21, और 1 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये कुछ काम का फिर से आ गया। तो अब यहाँ से लॉजिक हम लोग ने क्या सीखा कि अगर आप सर्टेन होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि उनकी यूनिट डिजिट 1 3 7 या 9 में से कुछ आए, तो कंडीशन क्या आएगी कि उन नंबर्स में, उन तीनों नंबर्स में, जो 3 नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनमें भी यूनिट डिजिट 1 3 7 या 9 में से ही कुछ होनी चाहिए। बात सही है कि नहीं? कि अगर देखो जैसे यहाँ पर क्या था कि 3 नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया था उन सब में यूनिट डिजिट 1 3 7 या 9 में से कुछ थी। ये या 7 है या 3 है या 1 है, तीनों में 7 कर दो तब भी काम हो जाएगा, तब भी इन्हीं में से कुछ आएगा। जैसे मान लो 7 यहाँ भी कर दे, 7 यहाँ भी कर दे, तो 7 7 49 और 9 7 63 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो गड़बड़ क्या हुआ कि एक हमने जैसे ही 5 ली और यहाँ पर 2 लिया तो 0 आ गया, अपना काम नहीं हुआ। यहाँ पर हमने 2 में तो 7 और 1 रखा, लेकिन एक जैसे ही 5 किया तो लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही मान लो कि यहाँ 5 की जगह 8 कर देते तो कुछ इवन नंबर आ जाता, तो इनमें से तो कुछ ना आता। यहाँ पर देखो मैंने यूनिट डिजिट 9 7 और 3, इन 4 में से कोई 3 रखी, तो अगेन मेरा काम हो गया, जो यूनिट डिजिट आई वो इन 4 में से ही कुछ आई। तो अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चाहते हैं कि उनकी यूनिट डिजिट 1 3 7 और 9 में से कुछ आए, तो उन नंबर्स में इंडिविजुअली यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 3 7 या 9 में से ही कुछ होनी चाहिए। इनके अलावा कुछ हुई तो फिर इनमें से कुछ नहीं आएगा। आप इनके अलावा किसी भी नंबर में, तीनों में से कोई भी एक नंबर में इनके अलावा कुछ डिजिट रख के देख लो और देख लेना यूनिट डिजिट फिर इनमें से कुछ नहीं आएगी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हर नंबर में यूनिट डिजिट 1 3 7 और 9 में से ही कुछ आए। तो यूनिट डिजिट के लिए टोटल अपने पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है।
और फेवरेबल कितने हैं 4, तो ये तो हो गया पहला नंबर, ऐसे ही दूसरा नंबर और ऐसे ही तीसरा नंबर, है ना। तीनों में ही यूनिट डिजिट 1379 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/125। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो अब अगले में हम चाहते हैं कि 1, 3, 5, 7 और 9 में से कुछ यूनिट डिजिट आए। तो इसमें देखो ऊपर वाला जो अगर आपने सही से समझा होगा तो सेम लॉजिक है। अगर आप चाहते हो कि यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ आए तो नंबर्स में इंडिविजुअली यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 में से ही कुछ होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 5 तो एक जगह आ गया और कहीं इवन नंबर नहीं आया तो फिर यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। 23 × 77, 7 3 × 21 और 1 × 5 कितना आ गया 5 आ गया, फेवरेबल है ना। 24 × 43 × 77, तो 7 3 × 21 और 1 × 4 कितना आ गया 4 आ गया। तो क्या ये काम का आया? नहीं आया, हमें तो 1, 3, 5, 7, 9 में चाहिए। और सर 33 × 37 × 49 बोलते हैं, तो 9 7 × 63 3 और 3 3 × 9, अगेन काम हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे नंबर में यूनिट डिजिट, नंबर्स के प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 आए तो उन तीनों नंबर्स में इंडिविजुअली यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 1, 3, 5, 7 या 9 में से ही कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल ऑप्शन है 10 और उसमें किसी भी टोटल ऑप्शन है 10 और फेवरेबल ऑप्शन कितने हैं, सॉरी 5, तो 5/10 × 5/10 × 5/10, तो ये तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये दो पार्ट होपफुली आपको क्लियर होने चाहिए। चलो अब अगला देखते हैं इसी में कि यूनिट डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब यूनिट डिजिट ज़ीरो के अलावा और कुछ भी अलाउड है आपको, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, बस ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट ज़ीरो कब नहीं आएगी? एक तो ये है कि तीनों में से किसी नंबर में भी यूनिट डिजिट ज़ीरो ना हो, है ना। लेकिन ज़ीरो आने का एक ही तरीका नहीं होता है कि 3 नंबर्स में से किसी एक जगह तुमने ज़ीरो लगा दिया तो यूनिट डिजिट ज़ीरो आएगी, कंफर्म है। लेकिन एक और तरीके से भी ज़ीरो आ सकती है यूनिट डिजिट। कैसे? कि तीनों में से किसी एक नंबर के पास 5 हो और किसी एक नंबर के पास कोई इवन नंबर हो यूनिट प्लेस पर। किसी एक नंबर के पास यूनिट प्लेस पे 5 हो और किसी एक और नंबर के पास यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो। तो जब 5 को आप किसी भी एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा ज़ीरो आएगी। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो जाए कि यूनिट डिजिट नॉन ज़ीरो है? कि या तो यूनिट डिजिट इनमें से कुछ हो जाए 1, 3, 7, 9, ऑड में हम लोग ने अभी 5 को छोड़ दिया, 2, 4, 6, 8, या तो इनमें से कुछ हो जाए यूनिट डिजिट, और या तो यूनिट डिजिट क्या हो जाए 5 हो जाए। 5 को हम यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि अगर इवन नंबर्स के साथ आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो यूनिट डिजिट ज़ीरो दे देगा। तो आप वो केस ढूंढ लो कि जब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और तुम चाहते हो कि उनकी यूनिट डिजिट 1, 3, 7, 9, 2, 4, 6, 8 में कुछ आए। तो इसमें अगेन सेम लॉजिक काम करेगा कि अगर आप चाहते हो कि 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनकी यूनिट डिजिट 1, 3, 7, 9, 2, 4, 6, 8 में है तो इंडिविजुअली भी उन नंबर्स में से इन्हीं में से कुछ यूनिट डिजिट होनी चाहिए। अब तुम जो मैंने कई केस ऊपर बता चुका हूँ तो वैसे ही एनालिसिस करना और यूनिट डिजिट इनमें से ही कुछ रखना, कोई भी 3 रखना इनमें से यूनिट डिजिट, तो देखोगे कि जो प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट आएगी वो इनमें से ही कुछ आएगी, है ना। तो हर नंबर के लिए टोटल ऑप्शन कितने 10 और फेवरेबल ऑप्शन कितने 8, तो 8/10, 8/10 और 8/10। अब बात आती है, ये ट्रिकी पार्ट है कि 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूनिट डिजिट 5 आए। तो देखो ये कई तरीके से आ सकता है 5। कैसे आ सकता है कि एक की यूनिट डिजिट 1 हो, दूसरे की 1 हो, तीसरे की 5 हो, तीनों की 5 हो तब भी आ जाएगा, है ना। एक की 5 हो, एक की 7 हो, एक की और 7 हो तो 5 आ जाएगा, एक की 5 हो, एक की 7 हो, एक की 1 हो तब भी 5 आ जाएगा। कई तरीके से आ रहा है। तो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए? तो बहुत सारा केसेस बन रहा है कि यूनिट डिजिट 5 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, बहुत सिंपल सी चीज़ सोचें अगर कि
जो हमने पिछला पार्ट किया था उसमें हम यूनिट डिजिट चाहते थे 13579, तो जो सेकंड का आंसर है उसमें हम यूनिट डिजिट चाहते थे 13579 आ जाए, और जो फर्स्ट का आंसर है उसमें हम चाहते थे, आप पीछे जाके वीडियो को देख लो एक बार, जो सेकंड का आंसर है उसमें हम चाहते थे यूनिट डिजिट 13579 हो, और जो फर्स्ट का आंसर है उसमें हम चाहते थे कि यूनिट डिजिट 1379 हो। तो जब इन दोनों केसेस को घटा दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वही वाले केसेस बचेंगे जिनमें यूनिट डिजिट 5 आएगी। क्यों? क्योंकि ये वो वाले केसेस है जिसमें यूनिट डिजिट 13579 आ रही थी, और ये वो वाले केसेस है जिसमें यूनिट डिजिट 1379 आ रही थी। ये क्वेश्चन नंबर लिखा है मैंने सेकंड और फर्स्ट। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही केस तो बचेंगे कि जिसमें यूनिट डिजिट 5 आ रही होगी। तो यूनिट डिजिट 5 आने के भी तरीके हम लोग ने कैलकुलेट कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 464/125 हो जाएगा ये, और सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड का आंसर आया था आप लोग का, कितना आया था सेकंड का आंसर, 1/8 आई गेस, और अगले का आया था, पहले वाले का आया था 8/125। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप देख लेना, वो काम आई होप आप कर लोगे, और वो आ जाएगा आपके पास 573/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेयर डाई इज रोल्ड 77 टाइम्स एंड फेस वैल्यू इज नोटेड डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ ऑल फेस वैल्यूज इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या कर रहे हैं कि एक पेयर डाई है उसको रोल कर रहे हैं बार बार, और टोटल 77 बार रोल किया। अब मान लो हर बार जो फेस वैल्यू आ रही है उसको नोट करते जा रहे हैं। जैसे मान लो पहली बार 6 आया तो उसको लिख लिया, अगली बार 5 आया तो उसको लिख लिया, फिर एक बार 3 आया तो उसको लिख लिया। तो ऐसे करके इन्होंने सारी 77 जो रिजल्ट्स आए थे वो लिख लिए। अब फिर क्या किया कि उन सबको ऐड कर दिया। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी की एडिशन के बाद जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अरे तो पॉज करो और इसको सोचो कि तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को ना। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बट अच्छा लॉजिक इसमें यूज़ होगा। तो देखो 3 के रेफरेंस में दुनिया में 3 तरीके के नंबर होते थे। तो जब फेयर डाई है तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर रहे होंगे, ठीक। और इसमें अगर तुम ध्यान दो तो जो 1 और 4 है वो 3n+1 टाइप के नंबर है, ठीक। जो 2 और 5 है वो 3n+2 टाइप के नंबर है, और जो 3 और 6 है वो 3n टाइप के नंबर है। तो यानी कि 3 के रेफरेंस पर दुनिया में 3 तरह के नंबर होते हैं, और एक डाई पर 2 3n+1 टाइप के नंबर हैं, 2 3n+2 टाइप के, और 2 3n टाइप के, यानी कि तीनों वैरायटी के बराबर बराबर नंबर्स हैं, ठीक। अब क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि डाई रोल करते रहेंगे और 76 तक रोल कर लेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे कि 76 रोल तक जो सम आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वी विल कैलकुलेट सम टिल 76th रोल, क्योंकि वहां तक का तो हमें रिजल्ट पता ही होगा। अब जो 76th रोल तक का सम आया होगा, है ना, तो वो जो सम होगा तो वो भी या तो 3n टाइप का होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन इन तीनों में से ही कुछ होगा। या तो 3n+1 टाइप होगा, और या तो 3n+2 टाइप होगा, है ना। मतलब जो 76th रोल तक का सम आया होगा वो या तो 3n टाइप नंबर होगा, या 3n+1 टाइप नंबर होगा, और या 3n+2 टाइप नंबर होगा। अब अगर मान लो कि 76 तक का सम 3n टाइप है, तो तुम 77th रोल पर किस टाइप का नंबर चाहोगे कि जो रिजल्टेंट सम हो वो भी 3 का मल्टीपल आ जाए। तो 76 तक का सम 3 का मल्टीपल है, तो हम 77th नंबर भी क्या चाहेंगे कि 3 का मल्टीपल है, जिससे सबको जब एड अप करें तो 3 का मल्टीपल आ जाए। तो अगर 76 तक का सम 3n टाइप आया होगा तो हम लास्ट में हम क्या चाहेंगे कि लास्ट के रोल में या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए, यानी कि एक 3n टाइप का नंबर आ जाए। अगर 76th रोल तक का सम 3n+1 आया, मतलब ऐसा नंबर आया कि जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा होगा, तो हम क्या चाहेंगे कि 77th रोल में किस टाइप का नंबर आ जाए, 3n+2 टाइप का नंबर आ जाए।
यानी कि 2 और 5 में से कुछ आ जाए, क्योंकि देखो 3n+1 और 3n+2 टाइप के नंबर को ऐड करो तो हमेशा देखो 3 का मल्टीपल आएगा। 2 और 1 3, 2 और 4 6, 5 और 1 6, 5 और 4 9। तो अगर 76 तक का सम 3n+1 आया होगा और हम चाहते हैं कि 77 तक का नेट सम 3 का मल्टीपल हो, तो 76 तक 3n+1 आए तो 77 में हम चाहेंगे कि 3n+2 आ जाए, और जिससे सबको जब ऐड करें तो 3 का मल्टीपल आ जाए। और ऐसे ही अगर 76 तक 3n+2 आएगा तो हम चाहेंगे 77 में कोई 3n+1 टाइप का नंबर आ जाए, यानी 1 या 4 में से कुछ आ जाए। तो अब अगर तुम गौर करो कि 76th रोल तक कुछ भी हुआ हो, मतलब कि 3n आया हो सम, 76 रोल तक का सम कुछ भी आया हो, 3n आया हो, 3n+1 आया हो, 3n+2 आया हो, 77th रोल में हमारे लिए हमेशा फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं। अगर 3n आया होगा तब भी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2। अगर 3n+1 आया होगा तब भी फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, और अगर 3n+2 आएगा तब भी फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, है ना। तो यानी कि 77th रोल में, अब पूरा गेम 77th रोल पे डिपेंडेंट है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा कि पूरा हम लोग ने जो क्वेश्चन था वो 77th रोल पे शिफ्ट कर दिया है, तो उसमें टोटल ऑप्शन है आने के 6, और हमेशा फेवरेबल क्या होंगे? 76 तक कुछ भी हो, 77th पे हमेशा फेवरेबल ऑप्शन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो 2/6 यानी कि 1/3 आपका आंसर हो गया ना। तो एक अगेन ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन था, और अगर इस क्वेश्चन को करने का आपके दिमाग में कोई और आइडिया भी आ रहा है, क्योंकि 1-2 तरीके और हैं जिससे कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताओ कि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच आई थी। अब ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आया था, और देखिए जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो देखने में होते हैं वो अलग ही लगते हैं, मतलब कि थोड़े से खतरनाक से लगते हैं, बट इसमें पहला पार्ट काफ़ी इजी होगा अभी जब हम सॉल्व करेंगे, दूसरे पार्ट में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन पहले समझते हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स S1, S2, S3, S4 and S5 in a class, and for them there are 5 seats R1, R2, R3, R4 and R5 arranged in a row। मतलब 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए 5 सीट्स हैं। वेयर इनिशियली द सीट Ri इज अलॉटेड टू द स्टूडेंट SI is equals to 1 2 3 4 5। मतलब इनिशियली क्या है कि S1 जो स्टूडेंट है उसको R1 सीट अलाउड है, S2 को R2 अलाउड है, S3 को R3 एंड सो ऑन। मतलब S1 R1 पे बैठता है, S2 R2 पे बैठता है एंड सो ऑन। बट ऑन एग्जामिनेशन डे द 5 स्टूडेंट्स आर रैंडमली अलॉटेड दी 5 सीट्स। मतलब नॉर्मल जो क्लास होती थी उसमें तो ये था कि S1 R1 पे बैठेगा, S2 R2 पे, S3 R3 पे, S4 R4 पे और S5 R5 पे। लेकिन एग्जामिनेशन डे पे इन्होंने क्या किया कि सीट का रैंडम अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये पहला पार्ट करने जा रहे हैं ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एग्जामिनेशन डे द स्टूडेंट S1 गेट्स द प्रीवियसली अलॉटेड सीट R1 बट नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गेट्स द सीट प्रीवियसली अलॉटेड टू हिम और हर। अगर आप इस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार तो बहुत ईजी क्वेश्चन है पहला पार्ट इसका। ये क्या चाहते हैं कि एग्जामिनेशन डे पे, अच्छा पहले तो बताओ कि एग्जामिनेशन डे पे अगर रैंडमली अलॉट किया गया है तो 5 लोगों को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। ठीक, 5 लोगों को 5 प्लेसेस पर अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब ये क्या चाहते हैं एग्जामिनेशन डे पे कि जो स्टूडेंट 1 है वो तो अपनी सीट पे ही बैठे, यानी कि स्टूडेंट 1 को R1 सीट पे, अपनी खुद की सीट पे बैठाने का तो एक ही तरीका होगा। लेकिन जो बचे 4 स्टूडेंट हैं S2, S3, S4, S5 वो अपनी ओरिजिनल सीट पे ना बैठे, मतलब कि S2 R2 पे ना बैठे, S3 R3 पे ना बैठे, और कहीं भी बैठ सकता है ना। S1 तो R1 सीट तो ऑक्यूपाई हो गई है ना, तो S1 R1 का तो किस्सा खत्म। अब बचे 4 लोग 4 सीट, तो S2 को R2 में नहीं बैठना है, S3 को R3 में नहीं बैठना है, S4 को R4 में नहीं बैठना है और S5 को R5 में नहीं बैठना है। तो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर? हर पर्सन को अपनी सीट पे नहीं बैठना, बाकी कहीं भी बैठ सकता है। तो क्या हो रहा है? ये 4 लोगों का डीरेंजमेंट हो रहा है। ठीक, अगर किसी ने डीरेंजमेंट नहीं पढ़ा है तो मैंने उसके लिए भी लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसको देखें, और उसमें हम लोग ने 1-2 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। और फिर हम लोगों ने बोला था कि D4 की वैल्यू याद रखेंगे जब डीरेंजमेंट के क्वेश्चन किए थे। तो D4 की वैल्यू होती है 9 और 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो इसका आंसर कितना हो गया? 9/1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फॉर I = 1 2 3 4 लेट TI डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट SI एंड SI+1 डू नॉट सिट टुगेदर। अच्छा ठीक है, मतलब कि T1 का मतलब क्या है कि S1 एंड S2 ये एक साथ ना बैठे, ये T1 का मतलब एक साथ नहीं बैठने चाहिए। ऐसे T2 मतलब
टी आई का मतलब क्या है, आई एन आई प्लस वन। तो T2 का मतलब क्या हुआ कि S2 एंड S3 एक साथ ना बैठे। T3 का मतलब हुआ कि S3 एंड S4 एक साथ का मतलब एडजेसेंट ना हो, मतलब S3 के एडजेसेंट में ना तो S4 हो और ना ही S3 के एडजेसेंट में S2 हो, है ना। ऐसे T4 का मतलब हुआ कि S4 एंड S5 जो है वो आपके एडजेसेंट ना हो। ठीक, तो ये क्या चाहते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4। मतलब कि चारों ही चीज़ें ट्रू हो, मतलब कि S2 के एडजेसेंट में S1 ना हो एंड S2 के एडजेसेंट में S3 ना हो। ऐसे ही S3 के एडजेसेंट में S2 ना हो एंड S3 के एडजेसेंट में S4 भी ना हो एंड S4 के एडजेसेंट में S5 ना हो और S5 के एडजेसेंट में S4 ना हो। ठीक, और S4 के एडजेसेंट में S3 भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो एक तरीका हम लोग ऐसे सोचें कि T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 निकालना है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। और टोटल केस तो कितने अरेंजमेंट के 5 फैक्टर यानी 120 है। इसके ना होने कैसे सेपरेट कर दें, मतलब कि हम लोग ये निकाल लें कि T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4 का कॉम्प्लीमेंट, और फिर डिमॉर्गन सा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। तो T1 यूनियन T2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, या T1 कॉम्प्लीमेंट है, T3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन T4 कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए हमें जो A यूनियन B यूनियन C तक का तो फॉर्मूला पता है, 3 तक का, और 4 तक का फॉर्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा। वैसे अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो 4 का भी लॉजिक मैं बताता हूँ कि 4 सेट का ये फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। और T1 कॉम्प्लीमेंट का अच्छा मतलब क्या होगा, T1 क्या बोल रहा है कि S1 और S2 साथ में नहीं होने चाहिए, तो T1 कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि S1 S2 साथ में ही होने चाहिए। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन काफ़ी टीडियस हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए, तो इससे आप ट्राई करके देखना, हाँ वैसे, लेकिन इससे काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो फिर लेकिन बात आती है कि भाई क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो करें क्या। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि केसेस काउंट करने की कोशिश करते हैं, कि एक एक करके सबको कॉर्नर पे बैठाना स्टार्ट करते हैं और अरेंजमेंट करते हैं, और देखते हैं कि अगर जैसे मान लो कि 1 कॉर्नर पे बैठ गया और ज़्यादा केस नहीं बने, तो फिर यानी कि बहुत ज़्यादा केस नहीं बनेंगे, और फिर हम उसको मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे। चलो ट्राई करते हैं ना, मज़ा आएगी इसमें। तो 1 2 3 4 और 5, तो 1 चाहता है उसके एडजेसेंट में 2 ना हो, 2 चाहता है उसके एडजेसेंट में 1 एंड 3 ना हो, 3 के एडजेसेंट में 2 एंड 4 ना हो, 4 के एडजेसेंट में 3 एंड 5 ना हो, और 5 के एडजेसेंट में 4 ना हो। इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करना है। तो 1 अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे 2 तो नहीं आ सकता, कॉर्नर पे 3 आ सकता है, सॉरी उसके एडजेसेंट में, कॉर्नर पे नहीं, 1 अगर कॉर्नर पे तो उसके एडजेसेंट में 3 आ सकता है, उसके एडजेसेंट में 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। अब देखो जल्दी जल्दी बनाते हैं। अगर 3 आ गया तो 3 आ गया, तो अब नेक्स्ट वाला ना तो 2 हो सकता है ना तो 4 हो सकता है, 1 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब अगला क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। और अब 5 आ गया है तो 4 नहीं हो सकता, तो बचा कौन है, 2 और 4 बचे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये एक केस हम लोग ने बना लिया। 4 है तो 3 और 5 नहीं आ सकता, 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 2। अब 2 है तो 3 तो आ नहीं सकता पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और यहाँ पर क्या आएगा 3। चलो अब ये देखते हैं। 5 है तो आपका 4 नहीं आ सकता। अब इसमें देखो दिक्कत क्या फंसेगी कि अगर तुमने 3 रख दिया यहाँ पर, तो अब तुम या तो यहाँ पर 2 रखोगे या 4 रखोगे, लेकिन ना तुम यहाँ पर 2 रख सकते हो और ना ही यहाँ पर 4 रख सकते हो, क्योंकि 3 के बगल में ना 2 चाहिए ना 4 हो, वही दोनों बचे, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो इसको तो हटा दिया। अच्छा 1 5 और मान लो हम लोग ने 2 रख दिया, तो अब बचे कौन कौन है 3 और 4, तो उनको कैसे भी रखो तो 3 और 4 तो एडजस्टेंट होने ही होने, तो ये भी केस अब नहीं होगा, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें 2 केस मिल गए यहाँ पर। चलो अब क्या करते हैं, कॉर्नर पे 2 को बैठाते हैं। तो 2 को बैठाया है तो एडजस्टेंट में 1 और 3 को नहीं होना, तो 2 4 हो सकता है और 2 5 हो सकता है। ठीक, चलो तो 2 4 हो गया, तो अब 3 और 5 तो आ नहीं सकता, 2 यूज हो चुका, तो यानी पक्की बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 आने के बाद बचा कौन है 3 और 5, तो 1 तो बस कह रहा था कि 2 नहीं आना चाहिए, 3 5 को आपस में भी कोई दिक्कत नहीं, तो यानी यहाँ पर 2 मिल जाएगा। देखो एक 3 5 भी मिल जाएगा
और अगर तुम ऐसे भी रख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 2 5 है तो 4 तो नहीं आ सकता, 2 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पर अब हम 1 या 3 में कुछ रख दें। लेकिन अगर 1 रख दिया तो 3 और 4 बचेंगे, तो वो फिर एडजेसेंट हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर हम 3 रख देते हैं। अब 3 है तो 4 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। तो ये 3 केस यहाँ पर हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी 3 के कैलकुलेट करते हैं। 3 है तो 2 और 4 तो हो नहीं सकता, तो 3 1 होगा या 3 5 होगा। चलो तो 3 1 है, अब 1 है तो 2 तो आ नहीं सकता, 3 यूज़ हो चुका है, तो 4 तो आ ही सकता है ना। और अच्छा 4 आ गया, तो अब बचा कौन कौन, 2 और 5 बचा। तो 5 तो आएगा नहीं पहले, वरना 4 के एडजेसेंट हो जाएगा, तो 2 आ सकता है और 5 आ सकता है। अच्छा यहाँ पर जब हम लोग ने 3 1 ये रखा था, तो ये देखो ये 4 और 5 इंटरचेंज भी कर दो तो क्या दिक्कत होगी अपने को। मतलब भाई 1 आ चुका था, तो 1 ये बोला था कि 2 ना आए, तो 4 की जगह 5 भी तो रख सकते थे ना पहले, कि 3 1 5 रख दिया और फिर 2 रख दिया और फिर 4 रख दिया। ठीक, अब 3 5 है तो 5 के बगल में 4 तो आ नहीं सकता, तो हम लोग ने बोला कि चलो 2 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो चलो एक बार 2 रख दिया, और 2 रखने के बाद यहाँ पर 1 तो आ नहीं सकता, तो पहले 4 आएगा और फिर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ने 2 रखा था तो उसकी जगह हम लोग 1 भी रख सकते थे, तो 3 5 1 है ना। और 1 आ गया तो 2 तो आएगा नहीं, पहले तो 4 और फिर 2। तो ये वो वाले केस हो गए जब हम लोग ने 3 को सबसे पहले बैठाया। अब देखो अगर यहाँ तक हम लोग ने कर लिया, तो आगे के केस ना भी लिखे तो हम लॉजिक से सोच सकते हैं, लेकिन मैं लिख दूंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप लॉजिक से सोच सकते हैं बहुत आराम से। कैसे, 1 कॉर्नर वाला था ओरिजिनल उसमें, तो उसके लिए 2 केस बने। सेम लॉजिक से 5 के लिए भी अभी देखना, तुम बना के देखना, 2 ही केस बनेंगे। अब 2 कॉर्नर वाले के जस्ट बगल में था, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 केस बने। तो 4 भी कॉर्नर वाले के जस्ट बगल में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी 3 केस बनेंगे। वो आप खुद से बना के देख लेना, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आप यहाँ से टैली कर सको। तो 4 के करस्पॉन्डिंग में 4 है तो 4 2 हो सकता है और 4 1 हो सकता है। तो फिर 4 2 5 1 3 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा 3 5 2, और एक आ जाएगा 4 2 5 3 1। और ऐसे ही 5 के रेफरेंस में 5 2 5 3 होगा, ये 4 1 3 आ जाएगा। रख देख लो सब जगह रेस्ट्रिक्शन फुलफिल होगा, और 1 4 2 आ जाएगा। तो टोटल देखो कितने केस बने जिसमें ये चारों रेस्ट्रिक्शन फुलफिल थे। मतलब कि S1 एंड S2 एक साथ नहीं थे, S2 एंड S3 एक साथ नहीं थे, एंड S3 एंड S4 नहीं थे, एंड S4 एंड S5 नहीं थे। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो 14 केसेस हम लोग के फेवरेबल बने। टोटल केस कितने थे, 5 फैक्टोरियल। तो 14/5 फैक्टोरियल यानी कि 14/120 यानी कि 7/60। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप ध्यान से आपने समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क में करना है। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड ऑफ हर। तो इसको, ये एक्चुअली पूरा PNC बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करना अच्छे से। ये JEE एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, और इसका आंसर फिर कमेंट में लिखना। तो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को रिलेट करके अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।